विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। हाँ, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, परंतु एक दृढ़ संकल्प ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 8वां, जो कि है जीव विज्ञान का सबसे अंतिम चैप्टर और जिसका नाम है आनुवंशिकता यानी कि हेरेडिटी। और इसका देखेंगे हम वन शॉट वीडियो। वन शॉट क्योंकि हम करेंगे इसे बहुत कम टाइम में फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन, तो नाम इसका रख दिया है हमने मेगा शॉर्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में हमें पढ़ना है। तो आनुवंशिकता संबंधित है आपके विभिन्नताओं से, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विभिन्नताएं होती क्या है, वेरिएशंस होते क्या है। तो देखिए विभिन्नताएं क्या होती हैं। एक ही माता पिता की संतानों या फिर एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता क्या होती है? एक ही माता पिता की संतानों या फिर एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम विभिन्नता कहेंगे। जैसे कि माता पिता आपके हैं, आप अकेले तो नहीं होंगे, हो सकता है अकेले भी हो, आपके भाई बहन होंगे, लेकिन फिर भी आपके में, आपकी बहन में या आपके भाई में बहुत अंतर होगा। तो वही चीजें आपकी विभिन्नता कहलाएंगी। अब इस विभिन्नता का महत्व क्या है? तो महत्व ये है कि ये विकास का आधार है, यानी कि विभिन्न होगी तो विकास भी नहीं होगा। विभिन्नताएं आपके विकास का आधार हैं और जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। बिना विभिन्नता के विकास नहीं हो पाएगा। और जैसे कि वातावरण सारी चीजें बदल रही हैं, तो इसीलिए विभिन्नता जरूरी है ताकि हम जीवित रह सके। सोचो अगर सबकी इम्यूनिटी पावर हमेशा कमजोर ही रहे, सारे लोग की इम्यूनिटी पावर हमेशा कमजोर रहेगी, लेकिन विभिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं, संघर्ष करके रहना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, तो कैसे संभव हो पाता है? इसीलिए विभिन्नता जरूरी है। प्रकार की बात करें तो विभिन्नताएं आपके दो प्रकार की होती हैं, कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता का मतलब है यानी कि वातावरण से आप कुछ चीजों को ग्रहण करके विभिन्न हो जाएंगे। जननिक विभिन्नता का मतलब है माता पिता के अंदर से कुछ गुण आएंगे और हम विभिन्नता को शो करेंगे। इसके बाद दूसरा हेडिंग हमें पढ़ना है मेंडल। मेंडल जो कि थे आनुवंशिकता के जनक। तो थोड़ा सा हम मेंडल के बारे में जानेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का जनक। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता के कुछ नियम दिए थे। कितने नियम थे? तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियमों को दिया था। तो इन्होंने जो था अपने प्रयोग के लिए मटर यानी कि पाइसम सटाइवम, जिसका वैज्ञानिक नाम था, साइंटिफिक नेम है मटर, और वो भी बागानी मटर को चुना था, पौधे को चुना था। अब ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना था, यानी कि मटर के पौधे चुनने के कारण क्या है। तो देखिए मटर के पौधे में स्पष्ट विपरीत लक्षण जैसे कि लंबा या बौना, गोल और झुर्रीदार बीज पाए जाते हैं और इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इसलिए मटर को चुना गया था क्योंकि इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। जैसे कि देखिए अगर इंसानों को चुन करके देखा जाए तो साइंटिस्ट तो भाई 100 साल में मर जाएंगे और एक ही पीढ़ी का लक्षण देख पाएंगे, जबकि उन्हें एक नहीं 2 से 3 पीढ़ियों के लक्षणों को देखना था और इसीलिए चुना गया था मटर के पौधे को। तो मेंडल ने दिए थे आनुवंशिकता के नियम को। मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता के नियमानुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम उदाहरण से समझे, ये हमने कोई शुद्ध लंबा पौधा ले लिया और दूसरी तरफ हमने कोई
शुद्ध बौना पौधा ले लिया। अब देखो इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है, ये वाला भी आपका शुद्ध है, ये वाला भी शुद्ध है। तो जब आप दो शुद्ध प्रजाति के पौधों को लेकर के यहाँ बीच में संकरण या क्रॉस करवाएंगे तो जो पीढ़ी में पौधे आपके प्राप्त होंगे संकरण के पश्चात, उसमें इस पहले वाले के और इस दूसरे वालों के दोनों के गुण दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें जो है लंबे पौधे तो हैं, सभी लंबे पौधे हैं, लेकिन संकर प्रजाति के हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल टी था और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी था। अब जहाँ कहीं कैपिटल टी आ जाएगा इसका मतलब लंबा होगा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी भी है लेकिन स्मॉल टी भी आ गया। लंबे तो हैं लेकिन कैपिटल स्मॉल टी दोनों मिल गए, यानी कि संकर लंबे पौधे हो जाएंगे। इससे छोटा रहेगा और इससे बड़ा रहेगा। इसके बाद दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियमानुसार क्या होता है? पृथक्करण का नियम, जिसे कि हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो युग्मक बनते समय कारकों यानी कि जीन के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। जब भी युग्मक बनता है तो युग्मक बनते समय कारक के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। जैसे यहाँ पर हम इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझे। देखिए हम लेंगे शुद्ध लंबे वाले प्रभावी पौधे, जैसे कि कैपिटल टी हमने लिया और एक तरफ हमने लिया था शुद्ध बौने वाले अप्रभावी पौधे। अब देखिए इसे अप्रभावी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण प्रभावी नहीं होते और लंबापन आपका प्रभावी होता है, तो ये प्रभावी लक्षण कहलाता है। संकरण के उपरांत हमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे जिसका कि जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा और ये हमें प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। अब जब हम F2 पीढ़ी की बात करेंगे तो F2 पीढ़ी में यहाँ पे हम कराएंगे स्वपरागण, तो हमें मिल जाएंगे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आप ले करके परागण करवा देंगे। तो सबसे पहले कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ मिलाएंगे तो कैपिटल टी लंबा पौधा शुद्ध आपका बन जाएगा। अब जब आप कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो लंबा तो बनेगा लेकिन संकर लंबा पौधा बन जाएगा। फिर से आप कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएंगे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा बन जाएगा। और जब स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो बौना पौधा आपका बन जाएगा शुद्ध स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। इसके बाद तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से पूरी तरह से स्वतंत्र होगी तो यह आपका कहलाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो मेंडल ने लिया था गोल एवं पीले बीज वाले मटर के पौधे और एक तरफ लिए थे झुर्रीदार एवं हरे वाले मटर के पौधे। जब इनका संकरण कराया गया तो हमें गोल एवं पीले संकर गोल पीले प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। फिर हम नर और मादा युग्मकों का करवा देंगे परागण। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा आपका, देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, इसके बाद कैपिटल R स्मॉल y, फिर ये स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y। जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे है ना कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो सबसे पहले इसका इससे फिर इससे फिर इसका इससे फिर इसका इससे, तो कैपिटल R और यहाँ पे कैपिटल Y इसका इससे बन गया। ब्लैक वाले से दिखाते हैं ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कैपिटल R कैपिटल Y बन गया। अब कैपिटल R स्मॉल y के साथ जुड़ जाएगा, फिर ये कैपिटल R स्मॉल y के साथ जुड़ेगा, फिर कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y के साथ में जुड़ेगा। तो यही दोनों एक बार हम इधर रख देंगे चारों, एक बार हम इधर रख देंगे। एक आपका मादा युग्मक दिखाएगा, एक नर युग्मक को दिखाएगा। तो जब आप ऐसे ऐसे क्रॉस करवाते हैं ऐसे ऐसे, पहला इसका इसके एक को उठाएंगे चारों के साथ क्रॉस करवा के नीचे लिख देंगे। जैसे हमने इस एक को उठाया इसके साथ करवाया तो ये मिला, फिर इस एक को उठाया इसके साथ करवाया तो ये मिला, फिर इसको उठाया इसके साथ करवाया तो ये मिला। ऐसे ऐसे हम पूरा टेबल ऐसे ही करके बना देंगे।
इसमें जो रेशियो आता है आपका वो रेशियो होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का। तो ये रेशियो भी पूछा जाता है। इसके बाद चौथा हेडिंग है आपका कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का आणविक आधार क्या है। तो कोशिका के भीतर डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल वंशागति का मुख्य आधार है। और जीन डीएनए का वो छोटा खंड होता है जिसमें किसी विशेष लक्षण जैसे कि आंखों का रंग इसकी सूचनाएं होती हैं और ये आपका जीन कहलाता है। जीन देखिए क्या है, ये आपका डीएनए है ना, ऐसे ऐसे डीएनए बनेगा, एक स्मॉल खंड इसका आपका जीन कहलाएगा। तो ये डीएनए का वो छोटा खंड है जिसमें किसी विशेष लक्षण सूचनाएं निहित होंगी, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब आपका इसमें रहेगा। जीन जो होते हैं वही प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं और जिससे कि शरीर के लक्षण निर्धारित होते हैं। पांचवा हमें पढ़ना है, पांचवा हेडिंग आपका गुणसूत्रों के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। तो गुणसूत्र जो है ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले करके जाते हैं। गुणसूत्र आपके कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना है जो कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र क्या होता है, तो मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। अब एक जोड़े में 2 होते हैं, इसका मतलब 23 जोड़े में 23 गुणे 2 करेंगे तो 46 गुणसूत्र आपके हो जाएंगे। और 23 जोड़े में से 22 जोड़े आपके ऑटोसोम्स कहलाएंगे। ऑटोसोम का मतलब है सेम होते हैं, XX होते हैं। और एक जोड़ी आपका एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाएगा, जैसे कि स्त्रियों में ये XS होगा, पुरुषों में ये XY हो जाएगा। अब हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण की बात करें तो मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पे निर्भर करेगा कि उसके पिता से उसे कौन सा गुणसूत्र मिलेगा, क्योंकि स्त्रियों में सारे XX ही हैं, 22 जोड़े भी X है और 23वां वाला भी आपका XS है, जबकि पुरुषों में 22 जोड़े तो X है लेकिन लास्ट में X और Y आ जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला है यही बच्चे के जन्म का निर्धारण करेगा। अब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की बात करें तो जब भी पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलेगा तो आपकी लड़की पैदा हो जाएगी, और जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X से मिलेगा तो संतान XY यानी कि लड़के का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण की बात करें इसीलिए स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण के लिए पूरी तरीके से शुक्राणु उत्तरदायी होंगे, तो इसीलिए स्त्रियों को दोष देना सरासर गलत है। पुरुषों को भी दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें भी थोड़ी ना पता है कि कौन सा गुणसूत्र ज्यादा है। देखिए यहाँ पे हम उदाहरण लें तो ये आपका नर गुणसूत्र है XY और ये आपका मादा गुणसूत्र है XX। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आपका X है और ये वाला Y है नर का, और यहाँ पे महिला का ये X है और महिला का X दोनों है। जब आप इस पहले वाले को इस वाले X के सबसे पहले एक को उठाएंगे दोनों से करवाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे दोनों से करवाएंगे। तो X को उठाया X से करवाया तो आपका बन गया XX। अब XX का मतलब है कि मादा का जन्म होगा। अब हम इस X को उठाएंगे दूसरे X से करवा देंगे तो फिर से XX यानी कि स्त्री का जन्म हो गया। इस Y को X से करवाएंगे तो YX बन जाएगा, इस Y को X से करवाएंगे XY बन जाएगा। XY का मतलब है नर का जन्म हो जाना, यानी कि स्त्री और पुरुष के जन्म होने का जो रेशियो है ये 50-50% है। 50% चांस है कि लड़की हो जाए, 50% चांस है कि लड़का हो जाए। तो ये हमारे जो वन शॉट वीडियो में इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी ही थी और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।